बहुत पुरानी बात है कि एक राज्य में एक सौदागर रहता था। उसकी शादी को 12 साल हो गए थे। उसके एक बेटी थी, सुंदर वासिलिशा। जब वह 8 साल की थी तो उसकी माँ मर गई। जब वह मरने वाली थी तो उसने अपनी बेटी को बुलाया। उसने एक गुड़िया निकाली और अपनी बेटी से कहा, बेटी वासिलिशुस्का, अब तू मेरी यह आखिरी बात सुन। मैं अब मरने वाली हूँ। मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ और यह गुड़िया देती हूँ। इस गुड़िया को तू अपने पास ही रखना, किसी को दिखाना नहीं। तेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। जब तुझे कोई उलझन हो तो इसको कुछ खाना देना और इससे इसकी सलाह लेना। जब यह खा लेगी तो तुझे यह तेरी उलझन को सुलझाने की तरकीब बताएगी। यह कहकर वासिलिशा की माँ ने उसे चूमा और मर गई। पत्नी के मर जाने के बाद सौदागर को बहुत दुख हुआ, पर घर चलाना जरूरी था तो उसने दूसरी शादी कर ली। वह एक सुंदर आदमी था और बहुत सारी लड़कियां उससे शादी करने की इच्छा रखती थी। उसको सब लड़कियों में एक विधवा ज़्यादा पसंद आई। वह जवान तो ज़्यादा नहीं थी। उसके 2 बेटियां थीं जो वासिलिशा के बराबर की थीं। इसलिए वह एक अच्छी पत्नी और माँ हो सकती थी। सौदागर ने उसी से शादी कर ली और यह उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। वह उसकी बेटी के लिए अच्छी माँ नहीं थी। वासिलिशा अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ और बहनें उससे बहुत जलती थीं। वे हमेशा उसको परेशान करने पर लगी रहती। वे उसके लिए बहुत सारा काम इकट्ठा करके रख देती ताकि उसके काम करने पर वह बदसूरत और कमज़ोर हो जाए, धूप और हवा में काली पड़ जाए। इस तरह वह बच्ची बड़ी मुश्किल की जिंदगी जी रही थी। वासिलिशा बेचारी बिना कोई शिकायत किए अपना सारा काम करती रहती और ज़्यादा सुंदर होती रहती, जबकि उसकी सौतेली माँ और बहनें बहुत कोशिशें करने के बावजूद सांवली और पतली होती जा रही थी। उसके बाद भी वे खुद हाथ पर हाथ रखे ऐसे बैठी रहती जैसे कुलीन घरों की स्त्रियां बैठी रहती। ऐसा कैसे होता? वासिलिशा की गुड़िया उसकी सहायता करती। उसके बिना तो वासिलिशा अपना कोई काम पूरा कर ही नहीं सकती थी। वासिलिशा अक्सर कुछ नहीं खाती और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना गुड़िया के लिए रख देती। रात को जब सब सोने चले जाते तो वह अपने आप को नीचे वाले छोटे कमरे में बंद कर लेती और गुड़िया को खाना खिलाती और कहती, सुनो गुड़िया, मैं तुझे अपनी मुश्किलें बताती हूँ। मैं अपने पिता के घर में रहती हूँ और मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। मेरी सौतेली माँ मुझे हमेशा परेशान करने में लगी रहती है। तो मुझे बता, मैं इसे सहन करने के लिए क्या करूँ? तब गुड़िया उसको अच्छी सलाह देती, उसको तसल्ली देती और उसका सुबह का सारा काम कर देती। वासिलिशा से कहा गया था कि वह जंगल से फूल चुनकर लाए, सारी फूलों की क्यारियाँ साफ करे, बाहर से कोयला अंदर लेकर आए, पानी भरे घड़े घर में लेकर आए, अंगीठी के पत्थर को गर्म करके रखे। गुड़िया उसका यह सब काम कर देती। गुड़िया ने उसे जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया तो उस गुड़िया को धन्यवाद किया। उसने उसकी ज़िंदगी अच्छी बना दी थी। इस तरह कई साल निकल गए। वासिलिशा बड़ी हो गई। गांव के सारे लड़के उससे शादी करने की इच्छा करने लगे, पर सौतेली माँ की बेटियों की तरफ कोई देखता भी नहीं था। यह देखकर तो सौतेली माँ उसके लिए और भी बुरी हो गई। उसने उससे शादी करने वालों को जवाब देना शुरू कर दिया कि मैं उसकी शादी तब तक नहीं करूँगी जब तक उसकी दोनों बहनों की शादी ना हो जाए।
इस तरह उसने उसके सारे उम्मीदवारों को वापस भेज दिया। एक दिन सौदागर को किसी काम से काफ़ी दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इस बीच सौतेली माँ एक नए घर में गई जो एक घने अंधेरे जंगल के पास था। उस जंगल में एक घास का मैदान था और उस मैदान में एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में बाबा यागा रहती थी। वह किसी को अंदर नहीं आने देती थी और आदमियों को तो ऐसे खा जाती थी जैसे लोग मुर्गा खा जाते हैं। जब वह जा रही थी तो सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी को जंगल में भेजा, पर वह वहाँ से हमेशा ही सुरक्षित चली आई, क्योंकि उसकी गुड़िया ने उसे एक रास्ता बताया जिससे वह हमेशा ही बाबा यागा की झोपड़ी से बचकर जा सकती थी। एक दिन जब कटाई का समय आ गया तो सौतेली माँ ने तीनों बेटियों को शाम के लिए कुछ काम दिया। एक को उसने लेस बनाने का काम दिया, दूसरी को उसने एक मोजा बुनने का काम दिया और वासिलिसा को काटने का काम दिया। हर एक को एक निश्चित काम करना था। माँ ने घर की सारी रोशनी बुझा दी और केवल एक मोमबत्ती जली छोड़ दी। तीनों लड़कियाँ काम करने बैठ गईं और वह खुद सोने चली गई। लड़कियाँ काम करती रहीं और मोमबत्ती जलती रही। आखिर वह खत्म हो गई। सौतेली माँ की एक बेटी ने एक कैंची उठाई और उससे मोमबत्ती का धागा काट दिया, पर सौतेली माँ ने उससे यह कहकर रखा था कि वह ऐसा दिखाए कि जैसे रोशनी अपने आप अचानक ही बुझ गई हो। वे बोली, अब क्या करें, घर में और कोई आग भी नहीं है और हमारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसको बाबा यागा से जाकर रोशनी लानी चाहिए। जो लड़की लेस बना रही थी वह बोली, मुझे तो अपनी सुई की रोशनी ही काफ़ी है। दूसरी बोली, मैं भी नहीं जा रही क्योंकि मेरी बुनाई की सलाइयों की रोशनी मेरे लिए काफ़ी है। वासिलिसा, तुम बाबा यागा के पास जाओ और आग लेकर आओ। और उन्होंने वासिलिसा को कमरे से बाहर धक्का दे दिया। वासिलिसा बेचारी अपने कमरे में गई, थोड़ा सा मांस और शराब गुड़िया के सामने रखी और बोली, मेरी प्यारी गुड़िया, ले तू इसे खा और मेरी उलझन को सुन। मुझे आग लाने के लिए बाबा यागा के घर भेज रही है और बाबा यागा तो मुझे खा जाएगी। गुड़िया ने उसका रखा खाना खाया। उसकी दोनों आंखें ऐसे चमक गईं जैसे दो लैंप जल उठे हों। वह बोली, तुम बिल्कुल नहीं डरो, जैसा वे कहती हैं वैसा ही करो, पर बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तब तक बाबा यागा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वासिलिसा ने गुड़िया को अपनी जेब में रखा, भगवान की प्रार्थना की और उस अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ी। अचानक ही एक नाइट घोड़े पर सवार वहाँ से गुजर गया जो बिल्कुल सफ़ेद था। उसका साल सफ़ेद था, उसका घोड़ा सफ़ेद था और उसके घोड़े की लगाम भी सफ़ेद थी और रोशनी हो गई। वह और आगे चली तो अचानक एक और नाइट उधर से गुजरा। यह नाइट पूरा का पूरा लाल था। उसका घोड़ा लाल था, उसके अपने कपड़े लाल थे, उसके घोड़े की लगाम लाल थी। जब वह वहाँ से गुजरा तो सूरज निकल आया। वासिलिसा रात भर चलती रही और फिर अगले दिन भी चलती रही। अगली शाम वह उस घास के मैदान में आ पहुँची जहाँ बाबा यागा की झोपड़ी खड़ी हुई थी। उसकी झोपड़ी के चारों ओर एक बाड़ बनी हुई थी। वह हड्डियों की बनी हुई थी और उसमें लगे हुए खंभों पर खोपड़ियाँ लगी थीं जो अपनी खाली आँखों से घूर रही थी। बजाय फाटक और दरवाज़ों के वहाँ पैर थे और जहाँ शाकल लगती है वहाँ हाथ लगे हुए थे। ताले की जगह उसमें मुँह लगा हुआ था जिसके दांत बहुत तेज थे। वासिलिसा तो यह सब देखकर पत्थर की तरह ठंडी पड़ गई। अचानक एक और घुड़सवार उधर से गुजरा। वह पूरा का पूरा काला था
उसका बिल्कुल काले रंग का घोड़ा था, काले रंग का शॉल था। उसने दरवाज़ा खोला और वहाँ से भाग गया, जैसे कि उसे धरती निगल गई हो और फिर रात हो गई। पर यह अंधेरा बहुत देर तक नहीं रहा, क्योंकि बाबा यागा की झोपड़ी के चारों तरफ जो बाड़ लगी थी, उसके खंभों पर लगी खोपड़ियों की आंखें चमकने लगीं। उस समय ऐसा उजाला हो गया जैसे दिन निकल आया हो। आसपास सब हरा भरा दिखाई देने लगा। वासिलिसा एक बार फिर डर के मारे कांप उठी। वह नहीं जानती थी कि वह वहाँ से बचकर कैसे भाग जाए। अचानक ही जंगल में एक भयानक आवाज़ सुनाई पड़ी। पेड़ों की शाखाएं चर चर की आवाज़ें करने लगीं, सूखे पत्ते चटकने लगे। जंगल के बाहर से बाबा यागा जंगल में आती दिखाई दी। वह एक ओखली में बैठी थी, मूसल उसके पास रखा था और वह एक झाड़ू से अपने कदमों के निशान मिटाती आ रही थी। वह अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर आकर रुकी, कुछ इधर उधर सूंघा, फिर अपने चारों तरफ सूंघा और चिल्लाई। वासिलिसा डर के मारे कांपने लगी। वह बाबा यागा की तरफ आगे बढ़ी, उसे जमीन तक झुककर नमस्ते की और बोली, माँ जी, मैं हूँ। मेरी सौतेली माँ की बेटियों ने मुझे आपके पास आग लाने के लिए भेजा है। बाबा यागा बोली, ठीक है, मैं उन्हें जानती हूँ। तू मेरे पास रुक और मेरे लिए काम कर, तो मैं तुझे आग दे दूंगी, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। फिर वह दरवाजे की तरफ गई और चिल्लाई, ओ मेरे मजबूत तालों खुल जाओ, मेरे मजबूत तालों खुल जाओ। और दरवाज़ा खुल गया। बाबा यागा उसमें से सीटी बजाती नाचती बाहर चली गई। वासिलिसा उसके पीछे पीछे चल दी। उन दोनों के जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। वासिलिसा ने बाहर बाड़े पर लगी हुई खोपड़ियों में से एक खोपड़ी से आग जलाई। बाबा यागा के लिए ओवन में से खाना निकाला। वह खाना तो 10 आदमियों के खाने से भी ज़्यादा ही था। फिर एक कमरे में से वह उसके लिए शराब लेकर आई। बाबा यागा ने वह सारा खाना खा लिया और सारी शराब भी पी ली, पर वासिलिसा के लिए केवल थोड़ा सा सूप, एक डबल रोटी का टुकड़ा और मांस का एक ही टुकड़ा बचा। खा पीकर बाबा यागा सोने के लिए लेट गई और बोली, कल सुबह जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मेरा आंगन साफ कर देना, कमरों में झाड़ू लगा देना, मेरा शाम का खाना तैयार करके रखना, मेरे कपड़े धो देना, खेत से जाकर ओट्स ले आना और उसे छान कर साफ कर देना, और ध्यान रखना कि यह सब काम मेरे घर आने से पहले पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। यह सब कहकर वह खर्राटे मारने लगी। वासिलिसा ने बचा हुआ खाना गुड़िया के सामने रखा और बोली, मेरी गुड़िया, यह लो खा लो और मेरा दुखड़ा सुनो। बाबा यागा ने मुझे जो काम करने के लिए दिए हैं वे बहुत मुश्किल हैं, और अगर मैंने उसके वे सब काम नहीं किए तो उसने मुझे खाने जाने की धमकी दी है। मेरी सहायता करो। ओ सुंदर लड़की वासिलिसा, तुम बिल्कुल चिंता मत कर, खाना खा, भगवान की प्रार्थना कर और सो जा। सुबह तो शाम से ज़्यादा अक्लमंद होती है। अगले दिन सुबह वासिलिसा बहुत जल्दी ही उठ गई। बाबा यागा तो उससे भी पहले उठ गई थी और अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। खोपड़ियों की आँखें चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही थी। सफ़ेद घुड़सवार उधर से दौड़कर गया और सुबह हो गई। तब बाबा यागा अपने आंगन में गई और वहाँ जाकर सीटी बजाई तो तुरंत ही उसकी ओखली और मूसल और झाड़ू आ गए। तभी लाल घुड़सवार उधर से गुजरा तो सूरज निकल आया। बाबा अपनी ओखली में बैठी और मूसल की सहायता उसको आगे बढ़ाया और झाड़ू की सहायता से उसने अपने पीछे के सारे निशान मिटा दिए और वासिलिसा घर में अकेली रह गई। उसने बाबा यागा का घर देखा तो उसको वहाँ इकट्ठा की गई चीज़ों को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी
कि वह अपना काम कहाँ से शुरू करे, पर उसने देखा कि उसका सारा काम तो कभी का खत्म हो चुका है। बाबा यागा का ओट्स तो कभी का आ चुका है और उसे साफ भी किया जा चुका है। वासिलिसा के मुंह से निकला, हे भगवान, तुमने मेरी इस जरूरत के वक्त बहुत बड़ी सहायता की। गुड़िया बोली, अब तुमको बाबा यागा का बस खाना ही तो बनाना है। कहकर वह कूदकर वासिलिसा की जेब में बैठ गई और फिर बोली, भगवान की कृपा से तुम यह काम भी कर ही लोगी। तुम यहीं चुपचाप बैठकर उसका इंतजार करो। शाम को वासिलिसा ने कपड़ा बिछाया और बाबा यागा का इंतजार करने लगी। इतने में अंधेरा छाने लगा। तभी एक काला घोड़ा आकर गुजरा और रात हो गई। खोपड़ियों की आंखों में रोशनी चमक उठी, पेड़ हिलने लगे, पत्तियां चरमराने लगीं। बाबा यागा अंदर आई। वासिलिसा उसके स्वागत के लिए उठी। बाबा यागा ने पूछा, काम हो गया? वासिलिसा बोली, हाँ दादी माँ, देखिए ना। बाबा यागा ने चारों तरफ देखा तो देखकर गुस्सा हो गई, क्योंकि अब उसके पास उससे कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वह बोली, ठीक है, और फिर चिल्लाई, ओ मेरे बहादुर नौकरों, मेरे दिल के दोस्तों, यह सारी ओट्स इकट्ठी करके रख दो। तभी 3 जोड़ी हाथ प्रकट हुए। उन्होंने ओट्स उठाई और उसको वहाँ से उठाकर ले गए। बाबा यागा ने शाम का खाना खाया और सोने जाने से पहले वासिलिसा से कहा, कल भी वही सब कुछ करना जो तूने आज किया था, पर उसे भूसे को भी ले लेना जो मेरे खेत में पड़ा हुआ है। उसकी हर बाल में से सारी मिट्टी साफ कर देना। किसी ने गलती से उसमें मिट्टी मिला दी है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने दीवार की तरफ करवट ली और खर्राटे भरने लगी। वासिलिसा तुरंत ही गुड़िया के पास गई, उसको खाना खिलाया और उससे सलाह मांगी, तो गुड़िया ने उसको फिर वही जवाब दिया जो उसने उसको पहले दिन दिया था। अभी तुम भगवान की प्रार्थना करो और सो जाओ। सुबह तो हमेशा ही रात से ज़्यादा अक्लमंद होती है। कल सब कुछ हो जाएगा। अगली सुबह बाबा यागा उठी और खिड़की में से बाहर देखा। फिर वह अपने आंगन में गई और वहाँ जाकर सीटी बजाई, तो मूसल, ओखली, झाड़ू सब एकदम से वहाँ आ गए। तभी लाल घुड़सवार वहाँ आया और सूरज निकल आया। बाबा यागा अपनी खोपड़ी में बैठी, हाथ में मूसल लिया और झाड़ू से अपने पीछे वाले निशान मिटाते हुए उड़ गई। वासिलिसा ने अपनी गुड़िया की सहायता से अपना सारा काम खत्म कर लिया। शाम को जब गुड़िया वापस आई तो उसने चारों तरफ देखा और बोली, ओ मेरे वफादार नौकरों, ओ मेरे दिल के दोस्तों, मेरे लिए पॉपी का तेल बनाओ। तुरंत ही 3 जोड़ी हाथ प्रकट हुए और पॉपी ले आए। बाबा यागा शाम का खाना खाने बैठी तो वासिलिसा उसके सामने चुपचाप बैठी रही। बाबा यागा ने उससे पूछा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? तू यहाँ ऐसे क्यों बैठी है जैसे कोई गूंगा बैठता है? वासिलिसा बोली, मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, पर अगर मुझे कुछ बोलने का मौका मिले तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। पूछो, पर यह जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर सवाल का जवाब ठीक से मिले। ज़्यादा जानना अब बहुत पुराना हो गया। वासिलिसा बोली, मैं जब यहाँ आ रही थी तो मुझे एक सफ़ेद घुड़सवार मिला जो सफ़ेद शाल ओढ़े था और सफ़ेद घोड़े पर सवार था। वह कौन था? वह चमकीला दिन था। उसके बाद मुझे एक लाल घुड़सवार मिला जो लाल शाल ओढ़े था और लाल घोड़े पर सवार था। वह कौन था? वह लाल सूरज था। और उस काले घुड़सवार का क्या मतलब था जो मुझे पीछे छोड़कर मुझसे आगे निकल गया जब मैं आपके घर आ रही थी? बाबा यागा बोली, वह काली अंधेरी रात थी। वे तीनों मेरे वफादार नौकर हैं। वासिलिसा के दिमाग में तभी वे 3 जोड़ी हाथ घूम गए। उसके बाद वह फिर और कुछ नहीं बोली। बाबा यागा ने उससे पूछा, तो इससे आगे और कुछ क्यों नहीं पूछती? वासिलिसा बोली, मैं बस
काफ़ी जान गई, और फिर आप ही तो कहते हैं कि ज़्यादा जानना बहुत पुरानी बात हो गई। बाबा यागा बोली, अच्छा हुआ तूने वही बातें पूछी जिनको तूने आंगन में देखा था, और किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं, क्योंकि मुझे वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हैं। पर अब मैं तुझसे पूछना चाहूँगी कि जितना काम मैंने तुझे दिया, तूने इतना सारा काम वह कैसे पूरा किया? अपनी माँ की आशीर्वाद से। तब तो तू यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी भाग जा। आशीर्वाद दी गई लड़की, क्योंकि कोई भी आशीर्वाद पाया हुआ आदमी मेरे पास नहीं रुक सकता। और उसने वासिलिसा को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजे से भी बाहर निकाल दिया। बाड़े के लट्ठों पर लगी खोपड़ियों में से एक खोपड़ी उठाई, उसको एक डंडे पर रखा और उसको देकर कहा, अब मैं तेरे पास तेरी सौतेली माँ की बेटियों के लिए यह आग है जिसके लिए तुझे यहाँ भेजा गया था। वासिलिसा भी उस खोपड़ी की रोशनी की सहायता से वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था भाग ली, पर उसकी आग तो सुबह तक बुझ गई। अगले दिन शाम तक वह अपने घर पहुँच गई। वह उस खोपड़ी को फेंकने ही वाली थी कि उसने खोपड़ी में से आती एक आवाज़ सुनी, मुझे फेंकना नहीं, मुझे अपनी सौतेली माँ के घर तक ले चलो। उसने अपनी सौतेली माँ के घर की तरफ देखा तो देखा कि उसकी तो किसी भी खिड़की में रोशनी नहीं थी। सो उसने घर में उस खोपड़ी के साथ ही घुसने का निश्चय किया। वहाँ उसका बड़े अच्छे से स्वागत हुआ। उसकी बहनों ने उसे बताया कि जब से वह वहाँ से गई थी तब से उनके घर में आग ही नहीं थी। वे लोग वहाँ आग जला ही नहीं पाई, और जो कुछ भी उन्होंने अपने पड़ोसियों से उधार मांगी तो वह उनके कमरे में आकर बुझ गई। सौतेली माँ बोली, हो सकता है कि तुम्हारी लाई आग जल जाए। सो वे खोपड़ी को कमरे में लेकर गए तो उसकी जलती हुई आँखों ने सौतेली माँ और सौतेली बहनों की आँखों में देखा तो उनकी आँखों में जलन पैदा हो गई। वे जिधर भी गईं उस खोपड़ी की आँखों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सुबह तक वे तीनों जलकर राख हो गईं। केवल वासिलिसा ही जिंदा बची। उसके बाद वासिलिसा ने उस खोपड़ी को जमीन में दबा दिया, घर को ताला लगा दिया और शहर चली गई। वहाँ एक गरीब स्त्री से उसने उसे अपने घर ले जाने की और खाना देने की विनती की जब तक उसका पिता वापस आता है। उसने उस बुढ़िया से कहा, माँ, इस तरह से बिना किसी काम के बैठना मुझे आलसी बना रहा है। आप मुझे बहुत अच्छी रुई ला दें तो मैं उसे काटती रहूँगी। सो बुढ़िया बाजार गई और उसको बहुत अच्छी रुई लाकर दे दी। वासिलिसा ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसका काम खूब अच्छा चलता रहा। उसका बुना हुआ धागा इतना बारीक था जैसे बाल। जब उसने काफ़ी धागा बुन लिया तो कोई उसका कपड़ा बुनने को तैयार नहीं, तो वह फिर अपनी गुड़िया के पास गई तो गुड़िया ने उससे कहा, मुझे कहीं से कोई पुरानी कंघी लाकर दो, पुरानी अटेरन ला दो, घोड़े के बाल ला दो तो तुम्हारा काम कर दूंगी। वासिलिसा सोने चली गई। गुड़िया ने उस रात एक बहुत ही शानदार स्टूल बनाया और जाड़ा खत्म होने तक उसने वासिलिसा का सारा सूत बुन दिया था। वह इतना अच्छा कपड़ा तैयार हो गया था कि वह सुई के छेद में से धागे की तरह से निकाला जा सकता था। बसंत आने पर उन्होंने उस कपड़े को धोया और फिर वासिलिसा ने बुढ़िया से कहा, माँ जी, अब आप इस कपड़े को बाजार में बेच दें और इसको बेचकर जो पैसा आए वह आप रख लें। बुढ़िया ने कपड़ा देखा तो देखा कि वह तो बहुत अच्छा कपड़ा था। वह बोली, ओह मेरी बच्ची, इतने बढ़िया कपड़ों को तो केवल जार ही पहन सकता है। मैं इसको जार के पास ले जाऊंगी। सो वह उस कपड़े को लेकर जार के महल चली गई और उसके महल के आगे पीछे घूमती रही। जार ने उसे देखा तो उससे पूछा, ओ बुढ़िया, तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया बोली, सरकार, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ लाई हूँ
जिसे मैं केवल आपको ही दिखाना चाहती हूँ, किसी और को नहीं। जार ने बुढ़िया को अकेले में मिलने की इजाज़त दे दी। बुढ़िया ने उसको वह कपड़ा दिखाया तो जार तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गया और उसने उसकी बहुत तारीफ की। फिर उसने पूछा कि उसको उसके बदले में क्या चाहिए। बुढ़िया बोली, मैं यह आपको भेंट देना चाहती हूँ, यह तो बहुत बेशकीमती है। जार ने फिर कुछ सोचा और बहुत सारी कीमती भेंटें देकर उसे वापस भेज दिया। अब जार उस कपड़े की अपने लिए कमीज़ें बनवाना चाहता था, पर उसको कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जो यह काम कर सकता था। वह बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने बुढ़िया को फिर से बुलाया और उससे कहा, अगर तुम यह सूत काट सकती हो और फिर उसका कपड़ा बुन सकती हो तो तुम इसकी कमीज भी सिल सकती हो। बुढ़िया बोली, हुजूर, मैं काट भी नहीं सकती और बुन भी नहीं सकती। मेरे घर में एक लड़की ठहरी हुई है, शायद वह यह काम कर सके। ठीक है, तो वही मेरा यह काम कर दे। सो बुढ़िया अपने घर गई और वाशी लीसा से जाकर सब कहा। वाशी लीसा बोली, मुझे मालूम था कि मुझे यह काम करना पड़ेगा। उसने अपने आप को अपने छोटे कमरे में बंद कर लिया और अपने काम पर लग गई। वहाँ जब तक उस कमरे में से बाहर नहीं निकली, जब तक उसने 12 कमीज़ें नहीं बना ली। जब कमीज़ें बन गईं तो बुढ़िया उनको जार के महल ले गई। इधर वाशी लीसा नहाई धोई, अपने बालों में कंघी की, अच्छे कपड़े पहने और खिड़की में बैठकर जार का इंतजार करने लगी। वह जब इस तरह से वहाँ बैठी हुई थी तो एक शाही नौकर उसके कमरे में आया और बोला, जार उस कलाकार को देखना चाहते हैं जिसने उनके लिए कमीज़ें बनाई हैं और वह उसको अपने हाथों से इनाम देना चाहते हैं। सुंदर वाशी लीसा उसके साथ जार के पास गई। जार ने जब उसे देखा तो वह उससे प्यार करने लगा। वह बोला, नहीं ओ सुंदर लड़की, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, तुमको मुझसे शादी करनी होगी। तब जार ने वाशी लीसा के सफ़ेद हाथ पकड़े और उसको अपने बराबर में बिठा लिया और शादी के घंटे बजाने का हुक्म दे दिया। वाशी लीसा का पिता भी घर वापस लौट आया था। वह अपनी बेटी की खुशकिस्मती पर बहुत खुश था। वह अपनी बेटी के पास ही रहा। वाशी लीसा ने बुढ़िया को भी अपने साथ ही रख लिया और गुड़िया हमेशा उसकी जेब में रही।